हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक एंड वेलकम टू टुडेज क्लास ऑफ एडिटोरियल इनसाइट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ एग्ज़ाम्स आपके भी आने वाले हैं, डेट्स आ गए हैं। तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम्स जो अभी हो चुके हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे, और जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। साथ ही साथ मैं ये होप करता हूँ कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी भी अच्छी हो रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये है इन सेशंस को स्टार्ट करने का कि आपकी जो रीडिंग है, जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव हो सके। आपके इंग्लिश सेक्शन में जो आप स्कोर करते हैं वो स्कोर बूस्ट हो सके। इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सिलेक्शन में, काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, स्कोर अपना मैक्सिमाइज कर सके और फाइनल सिलेक्शन ले सके। यही ऑब्जेक्टिव रहा है इन सेशंस का, और आगे भी यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज भी काफ़ी एक अच्छा सा आर्टिकल है, साथ ही आर्टिकल में जो आए हुए वर्ड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी उन वर्ड्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, और आर्टिकल पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के उन्हें भी अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी के साथ, और जो पहला वर्ड है हमारा वो है असॉल्ट। नाउन है, ठीक है। अब असॉल्ट क्या होता है? एक वायलेंट अटैक होता है, ठीक है। एक अटैक, फिजिकल अटैक, ठीक है। इमोशनल अटैक भी कह सकते हो, इंटेंडेड टू डैमेज समथिंग और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग। मतलब कोई अटैक जिससे सामने वाली चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए, कंप्लीटली डैमेज्ड हो जाए, उसे हम असॉल्ट कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हैं पाउंडिंग एंड बैटरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एंड काफ़ी बार आते भी रहते हैं आर्टिकल्स में, एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। दोनों का ही मतलब क्या होता है? ऐसा अटैक which is intended to damage, ठीक है। डैमेज कॉज करने के इंटेंशन से जो एक्शन लिया जाता है उसे ही असॉल्ट कहते हैं, पाउंडिंग कहते हैं एंड बैटरिंग कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डिफेंस एंड सेफगार्ड, बिकॉज दे प्रोटेक्ट। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। किस चीज से? अटैक से, असॉल्ट से, पाउंडिंग से, बैटरिंग से। जो चीज़ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिफेंस, सेफगार्ड, शील्ड जो होती है, तो ये वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। सेकेंड वर्ड इज डेल्यूज। नाउन है डेल्यूज। क्या होता है? एक सिवियर फ्लड, बाढ़। कैसी बाढ़? सिवियर बाढ़, ठीक है। बहुत, जिसको हम कहते हैं कि भयंकर जो बाढ़ आ जाती है उसे हम डेल्यूज कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? इनंडेशन, ओवरफ्लो। दोनों का ही मतलब क्या होता है? फ्लड, ठीक है। इनंडेशन भी वही होता है, बाढ़ आ जाती है, सब कुछ को डुबा देती है, ठीक है, बिल्डिंग्स को, व्हीकल्स को, ठीक है। ओवरफ्लो भी वही होता है, इतनी बारिश होती है कि जो रिवर या कोई भी वाटर बॉडी है वो अपने एरिया से ज़्यादा फ्लो करने लगती है और अपने आसपास के एरियाज को डुबाने लगती है पानी में। तो इनंडेशन एंड ओवरफ्लो भी सिनोनिम्स हैं डेल्यूज के। अब एंटोनिम्स क्या होगा? देखो, डेल्यूज में क्या होता है? इनंडेशन में क्या होता है? ओवरफ्लो में क्या होता है? फ्लड होता है। फ्लड मतलब एक्सेस वाटर। तो एंटोनिम्स क्या होगा? कि वाटर कम हो या ना के बराबर हो, ठीक है, यानी कि ड्रॉट। ड्रॉट में क्या होता है? बारिश होती ही नहीं है, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। एरिडिटी भी वही होती है, ड्राई कंडीशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? ड्राई, लैक ऑफ वाटर। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स ड्रॉट, एरिडिटी एंटोनिम्स है डेल्यूज के। थर्ड वर्ड देखिए, क्रिटिकल। एडजेक्टिव है, ठीक है। अब क्रिटिकल क्या होता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज अ फ्यूचर सिचुएशन विल बी अफेक्टेड बाय इट। किसी चीज़ को हम क्रिटिकल कब कहते हैं? जब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है? कि उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। मतलब जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, उसका जो फ्यूचर जो शेप होगा, जो फॉर्म होगा, उस चीज़ के डेवलपमेंट में जो भी फैक्टर है जिसको हम क्रिटिकल कह रहे हैं वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हम क्रिटिकल कहते हैं। उसको हम पिवटल भी कहते हैं, क्रूशियल भी कहते हैं। पिवटल, क्रूशियल, और भी वर्ड्स होते हैं, वाइटल होता है, एसेंशियल होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? सिनोनिमस है अपने में। एंटोनिम्स क्या होगा? जो कि अनइम्पॉर्टेंट हो, इनसिग्निफिकेंट हो, इररेलेवेंट हो, यानी कि ट्रिवियल एंड ट्रिफलिंग। दोनों का ही मतलब क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी
रेलेवेंट नहीं है, वो इररेलेवेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ इररेलेवेंट है और कोई रेलेवेंस नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, उसको हम ट्रिवियल कहते हैं, ट्रिफलिंग कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं, इररेलेवेंट भी कह सकते हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल भी कह सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वर्ड क्या है? क्वाइजेंट, एडजेक्टिव है। क्वाइजेंट क्वाइट वर्ड से बनना है। क्वाइट मतलब जो चीज़ शांत होती है, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है, तो क्वाइट, नॉट एक्टिव, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जो चीज़ एक्टिव नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? क्वाइजेंट। और क्या कहलाती है वो? डॉर्मेंट एंड लेटेंट। डॉर्मेंट एंड लेटेंट भी वो स्टेट को रेफर करते हैं जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फंक्शनिंग एंड वर्किंग, चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, एज यूजुअल फंक्शन कर रही है, एज यूजुअल एज नॉर्मल वे में काम कर रही है, तो फंक्शनिंग एंड वर्किंग। कनंड्रम क्या होता है? नाउन है, इसका मतलब होता है एक डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट है समझने में और सॉल्व नहीं हो रहा है, उसे हम कनंड्रम कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? क्वांडरी कहते हैं, एनिग्मा कहते हैं। क्वांडरी एंड एनिग्मा दोनों ही डिनोट करते हैं एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा पर्सन, ऐसा प्रॉब्लम जो कि ईजिली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है, जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है, और चूंकि उसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है तो उसका सल्यूशन भी आसानी से नहीं मिल पाता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑब्वियसली सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का उल्टा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ब्रेक थ्रू क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट चेंज या डेवलपमेंट, और ये भी क्या डिनोट करता है? मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे कुछ आगे कोई पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जैसे चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें फंसी हुई हैं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही है, फिर अचानक से एक डिस्कवरी होती है, एक डेवलपमेंट होता है, सॉल्यूशन निकल के आता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक थ्रू। 6 इज इनिशियल, काफ़ी ईजी वर्ड है, एडजेक्टिव है। इनिशियल क्या किसको कहते हैं? जो सबसे पहले आता है, जो बिगिनिंग में आता है, फर्स्ट जो होता है। ठीक है, अर्ली, प्राइमरी, दोनों ही सिनोनिम्स हैं, क्योंकि अर्ली भी क्या होता है? जो पहले आता है उसको अर्ली कहते हैं, प्राइमरी जो सबसे पहले आता है उसको प्राइमरी कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा? जो सबसे लास्ट में आए। फाइनल, अल्टीमेट, दोनों का मतलब क्या होता है? वो चीज़ है जो सबसे आखिर में आ रही है, सबसे लास्ट में आ रही है, तो उनको क्या कहते हैं? फाइनल एंड अल्टीमेट। 7 इज एलिवेशन, नाउन है। एलिवेशन क्या होता है? किसी भी जगह की जो हाइट होती है, जो ऊंचाई होती है, उसको एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं उसको? हाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं, राइज कहते हैं। हाइट, एल्टीट्यूड, राइज, एलिवेशन, चारों वर्ड्स का मतलब होता है ऊंचाई किसी जगह की। एंटोनिम्स क्या होगा? डेप्थ, ठीक है, मतलब गहराई कितनी है। एबिस क्या होता है? ऐसा मतलब कोई गड्ढा जैसा होता है जिसका कोई अंत ही नहीं होता है, मतलब आपको ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक होल है, आप नीचे देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस होल का कोई एंड ही नहीं है, ये इन्फिनिटी पे खत्म हो रहा है, इसी को कहते हैं एबिस। ठीक है, तो चूंकि ये बॉटम को डिनोट करता है, जैसे डेप्थ भी क्या होता है? बॉटम को ही डिनोट करता है, तो ये दोनों वर्ड्स उसके एलिवेशन के एंटोनिम्स होते हैं। अंड्यूलेटिंग एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अंड्यूलेटिंग किसको कहते हैं? जिसका वेवी स्ट्रक्चर होता है। कैसा? वेव्स में, इस तरह से, ऐसा, तो उसको कहते हैं अंड्यूलेटिंग। हैविंग अ शेप लाइक अ वेव और मूविंग अप एंड डाउन लाइक अ वेव। और क्या कहते हैं इसको? अनइवन कहते हैं। इवन क्या होता है? ऐसा, एकदम प्लेन, फ्लैट है, स्मूथ है। अनइवन, अब इसी में ऐसे उबड़ खाबड़ कोई चीजें आ गई तो अनइवन हो गया, बम्पी हो गया, बम्प्स, इसी को कहते हैं बम्प, ये सारे बम्प्स है। तो अनइवन एंड बम्पी अंड्यूलेटिंग के सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? फ्लैट और स्मूथ। फ्लैट जो एकदम फ्लैट है, ठीक है, कोई उसमें अनइवन टेक्सचर नहीं है, कोई बम्प्स नहीं है उसमें, कोई वेव लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, स्मूथ है एकदम, तो ये दोनों वर्ड्स उसकी एंटोनिम्स हैं। 9th इज टेम्प्ट्स, वर्ब है। ठीक है, कैसी वर्ब है ये? तो ये वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, बेस फॉर्म क्या होगी इसकी? टेम्प्ट होगी। V1 क्या है? टेम्प्ट है। ये S वाला फॉर्म है जिसको हम सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अब टेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना। ठीक है, किसी को अट्रैक्ट करना या ऐसा कुछ करना कि जो सामने वाला है वो कुछ करने के लिए अट्रैक्टेड हो जाए। ठीक है, एक तरह से उसको परसुएड करना। ठीक है, उसको कहते हैं हम टेम्प्ट्स।
और क्या कहते हैं, इंटाइस एंड एल्यूर्स, दोनों का ही मतलब टेम्प्ट होता है, मतलब किसी को या तो मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करना, कोई चीज़ उसको देना, या कोई बेनिफिट्स देना उस चीज़ को करने का कि वो मान जाए, ठीक है, वो ट्राई करे कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर किसी जॉब की सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो जो सैलरी का जो एस्पेक्ट होता है वो लोगों को अटेम्प्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है कि वो उस जॉब के लिए मेहनत करे, उस जॉब के लिए एग्ज़ाम को क्रैक करे। तो उसी तरह से कोई चीज़ अगर किसी को अट्रैक्ट करती है तो इसी जो अट्रैक्शन का जो एक्शन होता है इसी को टेम्प्ट कहते हैं, ठीक है। इसका एक नाउन फॉर्म भी होता है टेम्पटेशन, ठीक है। जैसे अट्रैक्ट का क्या होता है, अट्रैक्शन, तो टेम्प्ट का टेम्पटेशन होता है, जनरली उस चीज़ को कहते हैं जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो ये एक्शन हो रहा है अट्रैक्ट होने का या अट्रैक्ट करने का जो एक्शन हो रहा है, जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, या ऐसा कॉज कर रही है लोगों को कि वो पर्टिकुलर चीज़ करें, उसको हम टेम्प्ट्स कहते हैं, एंटाइस कहते हैं, एल्यूर्स कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, डेटर करना, रिपेल करना, मतलब अपने से दूर भेज रही। डेटर करना मतलब क्या होता है कि लोग नहीं चाह रहे वो काम करना, या लोग नहीं चाहते उसको अपने पास उस चीज़ को अपने पास आने देना। रिपेल भी वही करता है, दूर भेजना किसी चीज़ को अपने से। तो ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, ठीक है। चलो 10th इज परसेप्शन, नाउन है। अब परसेप्शन क्या होता है, एक आइडिया, एक बिलीफ या इमेज जो आपके माइंड में होती है किसी चीज़ को लेके। आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हो, आपके माइंड में क्या ओपिनियन बना हुआ है, किस तरह से आप समझते हो उस चीज़ को, क्या बिलीफ है आपका उस चीज़ को लेके, उसी को हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। एन आइडिया, बिलीफ और एन इमेज यू हैव एज अ रिजल्ट ऑफ हाउ यू सी और अंडरस्टैंड समथिंग। और क्या कहते हैं इसको, सेंटिमेंट कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। सेंटिमेंट भी वही होता है, ओपिनियन, आइडिया किसी चीज़ को लेके। एटीट्यूड भी वही होता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं उस चीज़ को लेके। एंटोनिम्स क्या होंगे इसकी, ऑब्लिवियन, इग्नोरेंस। अब ऑब्लिवियन, इग्नोरेंस किस चीज़ को डिनोट करता है, अनअवेयरनेस को। अब चूंकि आप अनअवेयर है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, तो आपके माइंड में उस चीज़ को लेकर ना तो कोई आइडिया होगा, ना ओपिनियन होगा, ना बिलीफ होगा, ना कोई फीलिंग होगी, ठीक है। इसीलिए अनअवेयरनेस का जो स्टेट होता है, ऑब्लिवियन जिसको कहते हैं, इग्नोरेंस भी कहते हैं, वो परसेप्शन का एंटोनिम होता है। 11 इज इमर्ज्ड, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। अब इमर्ज का मतलब क्या होता है, सामने आना, ठीक है। बिकेम नोन, सामने आ गया, सबको पता चल गया उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, तो उसी को इमर्ज कहते हैं। और क्या कहते हैं, सरफेस्ड करते हैं, अपीयर्ड कहते हैं। दोनों का ही मतलब क्या, सरफेस्ड एंड अपीयर्ड, मतलब सामने आई, कोई चीज़ सामने आई, कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में सबको पता चल गया, वो क्योंकि वो चीज़ सामने आ गई है तो दिख रही है। एंटोनिम्स क्या होगा, वैनिस्ड और वेन्ड। वैनिस मतलब गायब हो जाना, वेन्ड मतलब भी धीरे 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 करके खत्म हो जाना। तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं इमर्ज्ड के। 12 इज बोल्स्टर, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बोल्स्टर करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथ देना, इंप्रूव करना उस चीज़ को। और क्या करना, उसको बट्रेस करना। बट्रेस करना भी वही होता है कि आप किसी चीज़ को स्ट्रेंथ दे रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, उसको फोर्टिफाई कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या होगा, अंडरमाइन, इम्पेयर। अंडरमाइन करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ को कम कर देना, वीक कर देना किसी चीज़ को। इम्पेयर का भी मतलब वही होता है, किसी चीज़ को वीक कर देना, इनइफेक्टिव कर देना। तो दोनों वर्ड्स एंटोनिम्स है। एक फ्रेजल वर्ब है वॉस्ट अवे, बहुत इजी है। कैसे, अगर जैसे बाहर आता है, पानी आता है, तो कैसे सारी चीज़ों को बहा के लेके चला जाता है, तो उसी बहा के ले जाने को हम वॉस्ट अवे कहते हैं। रिमूव और कैरी समबडी समथिंग अवे टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे बहा के वो लेके चला गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस में एक साइंस न्यू लाइट है, ठीक है। देखो, एक होता है शेड लाइट ऑन, ठीक है, शेड लाइट ऑन, ये ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। हालांकि साइन लाइट ऑन भी यूज कर लिया जाता है। शेड लाइट ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिवील इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। अब अगर न्यू लाइट है तो मतलब न्यू इंफॉर्मेशन है, तो उसी तरह से रिवील न्यू इंफॉर्मेशन और डिटेल्स अबाउट समथिंग। सॉरी, तो ये वोकैबुलरी था, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल पे। ये टाइटल है, ठीक है, पावर प्ले ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड द एनवायरनमेंट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मस्ट फैक्टर इन द एनवायरमेंटल कॉस्ट टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से रीड करना है। उसके बाद जो आरसी के क्वेश्चंस आएंगे उनको भी पहले खुद से अटेम्प्ट करना है,
उसको सॉल्व करने का, फिर डिस्कशन हम और आप मिलके देखेंगे, सॉरी मैं करूँगा, आप देखेंगे, ठीक है। पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ, ये है थर्ड, एंड ये है लास्ट। ये पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, चलो तो देखते हैं क्या है आज के आर्टिकल में। पावर प्ले ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड द इन्वायरमेंट। पावर प्ले, ठीक है, किस चीज़ पे? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो वाटर बॉडीज पे जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनका और इन्वायरमेंट को लेके आर्टिकल है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, यानी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो कि वाटर बॉडीज पे बनाए जाते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स मस्ट फैक्टर इन। फैक्टर इन का मतलब क्या होता है? कंसिडर। उनको कंसिडर करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। किस बारे में सोचना चाहिए? इन्वायरमेंटल कॉस्ट, इन्वायरमेंट को किस तरह से डैमेज पहुंच रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं। While Wayanad in Kerala limps back to normal life after the devastating landslide last month, जो वायनाड है केरला में, वो लिम बैक कर रही है, मतलब वापस धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वापस आ रही है। कैसे? नॉर्मल लाइफ पे, मतलब कि धीरे धीरे चीज़ें वायनाड केरल में वापस से नॉर्मल हो रही है। कब? डिवास्टेटिंग जो लैंडस्लाइड आ गया था लास्ट मंथ, जो काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड आया था जिसमें काफ़ी लॉस हुआ था, उस लैंडस्लाइड के बाद धीरे धीरे करके चीज़ें वायनाड में नॉर्मल हो रही है। A landslide on Tuesday, August 20, 2024, एक लैंडस्लाइड आया Tuesday, August 20, 2024 को, कहाँ पे? इन सिक्किम, caused damage to 6 houses and a building of the National Hydroelectric Power Corporation at its Teesta 5 hydropower station in Gangtok। तो एक लैंडस्लाइड आया ट्यूसडे को सिक्किम में, उसने 6 हाउसेज एंड एक बिल्डिंग को डैमेज कर दिया। ये 6 हाउसेज और बिल्डिंग किसके थे? ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के थे। कहाँ पे थे ये? टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन जो गैंगटॉक में, वहाँ पे थे, ठीक है। there is no comparison of the impact of the event in both places। अब देखो दोनों प्लेसेस पे जो लैंडस्लाइड आया, एक तो वायनाड में पहले जो लैंडस्लाइड आया जिसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो रही है, एक जो भी रिसेंट लैंडस्लाइड आया है यहाँ पे गैंगटॉक में, तो इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि इन्होंने कितना इम्पैक्ट किया। क्यों नहीं किया जा सकता? एज देयर was no loss of lives or injuries reported in सिक्किम, क्योंकि सिक्किम वाले लैंडस्लाइड में कोई लाइफ्स का लॉस या इंजरीज नहीं हुए थे, मतलब कोई डेथ नहीं हुई थी और लोग इंजर्ड भी नहीं हुए थे। इस वजह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं दोनों लैंडस्लाइड्स का। हाउएवर, फिर भी द कॉज फॉर कंसर्न इज दैट, कॉज फॉर कंसर्न मतलब कि एक चिंता करने वाली बात, कंसर्निंग चीज ये है कि दिस इज द सेकेंड नेचुरल डिजास्टर लेड असॉल्ट ऑन अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अलोंग द टीस्टा, कि ये सेकेंड नेचुरल डिजास्टर लेड असॉल्ट, यानी कि ये दूसरी बार हुआ है कि किसी नेचुरल डिजास्टर के थ्रू कोई डैमेज हुआ हो। किसको? जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है टीस्टा पे जो बना है, यानी टीस्टा रिवर जो है उस पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, तो ये दूसरी बार हुआ है कि टीस्टा रिवर के किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को डैमेज पहुंची है नेचुरल डिजास्टर की वजह से। और ये जो चीज़ है, क्योंकि ये 2 बार हो गया है, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है, चिंता करने वाली बात है ये। A deluge from the South Lonak Glacier in North Sikkim last October, एक deluge मतलब फ्लड आया, किस वजह से? साउथ लोनाक ग्लेशियर जो है उससे जो फ्लड आया, ठीक है, कहाँ आया? नॉर्थ सिक्किम में। कब? लास्ट अक्टूबर को। वॉश्ड अवे द चुंगटांग डैम, वॉश अवे मतलब वो बहा के लेके चला गया, किसको? चुंगटांग डैम को। That was critical to the Teesta 3 पावर स्टेशन, और ये जो डैम था चुंगटांग डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। किस चीज़ के लिए? जो टीस्टा 3 पावर स्टेशन है उसके लिए ये डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इसी डैम को बहा के लेके चला गया वो फ्लड जो कि साउथ लोनाक ग्लेशियर की वजह से आया था, ठीक है। और ये जो टीस्टा 3 पावर स्टेशन है, ये जो NHPC है वो ऑपरेट नहीं करती है, विच इज़ नॉट ऑपरेटेड बाई द NHPC, ठीक है। अब आगे देखते हैं। The Teesta 1200 megawatt power project was the largest hydroelectric power project in the state। जो Teesta 3 पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट की है, ये सबसे लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था स्टेट में।
until it was effectively grounded after the outburst. कब अब था, अब पहले था, क्योंकि पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं अगर ऑथर कि टीस्टा 3 सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, मतलब अब नहीं है, पहले था अब नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब उसको ग्राउंडेड कर दिया गया है आउटबर्स्ट के बाद। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है कि पानी के नीचे जाके बैठ जाना, यानी कि वो डूब गया है। ठीक है, जो आउटबर्स्ट हुआ, जो ग्लेशियर का से जो फ्लड आया, उसकी वजह से ये जो टीस्टा 3 है डूब गया है। ठीक है, इसीलिए अब लार्जेस्ट नहीं रहा, क्योंकि अब तो डूब गया, तो फंक्शनल ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। Only a tenth of the power originally being supplied by the project is now available. अब चूंकि ये डूब गया, अब काम नहीं कर रहा है, तो 1/10 पावर ही मिल रहा है अब। ठीक है, ओरिजिनली जितना पावर मिल रहा था उसका बस 1/10 पार्ट ही अब अवेलेबल है। The Teesta 5 project at 510 megawatt, जो Teesta 5 प्रोजेक्ट है 510 मेगावाट कैपेसिटी वाला, has also been made non-functional, उसको भी non-functional कर दिया गया, मतलब वो भी अब फंक्शन नहीं कर पा रहा है। Since the glacier lake outburst, जब से जो ग्लेशियर लेक था उससे जो फ्लड आया, तो उससे Teesta 3 और Teesta 5 दोनों ही non-functional हो गए हैं। The disaster shines a new light on an old but never quiescent conundrum posed by hydropower projects. जो डिजास्टर है, ये जो ग्लेशियर का जो आउटबर्स्ट हुआ है, जो ग्लेशियर के कारण फ्लडिंग हुई है, तो उसी को डिजास्टर कहा जा रहा है। ये क्या कर रहा है? साइंस है न्यू लाइट, और मतलब नए इंफॉर्मेशन दे रहा है, नया डिटेल्स रिवील कर रहा है। किस बारे में? एक ओल्ड, एक पुराना बट एक्टिव, नेवर क्वाइसेंट। क्वाइसेंट क्या होता है? नॉट एक्टिव। अब नॉट एक्टिव के आगे भी नेवर लगा हुआ है, तो नॉट एक्टिव क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। कोई चीज अगर नॉट एक्टिव है तो क्या है? एक्टिव है वो। ठीक है, तो एक पुराना कनंड्रम है, ठीक है, एक पुराना प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, पुराना है बट ऐसा नहीं है कि वो चला गया था, अभी भी वो प्रॉब्लम एक्टिव है। ठीक है, उसके बारे में ही ये डिजास्टर नई चीजें रिवील कर रहा है। और ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। From initial proposals nearly 3 decades ago to have 47 power projects along the run of the Teesta, initial proposal क्या था 3 decades पहले कि 47 पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे टीस्टा रिवर के कोर्स में, सिक्किम में एंड वेस्ट बंगाल में। तो इन 47 में से ओनली 5 प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट, सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स ही बन पाए हैं, अभी एग्जिस्ट करते हैं। एंड अबाउट 16 आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ कंसिडरेशन, और 16 जो है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, जो उस चीज़ की उनके बारे में बातचीत चल रही है। तो 47 में से अभी सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स ही एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी 16 के बारे में बातचीत सोचा जा रहा है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है कौन? टीस्टा रिवर। ठीक है, ओरिजिनेट्स कहाँ से शुरू होती है? सोलमहा लेक से शुरू होती है एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 5 to 80 मीटर्स इन नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम में 5 to 80 मीटर्स की हाइट पे जो सोलमहा लेक है, वहां से ये टीस्टा रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करती है। The river travels for about 150 किलोमीटर इन सिक्किम। सिक्किम में ये 150 किलोमीटर कवर करती है एंड 123 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में 123 किलोमीटर कवर करती है। जी, 1 मिनट। हाँ, बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश फ्रॉम मेघलीगुंज इन कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ये कहा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। कहाँ से? जो मेघलीगुंज कूच है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। इट फ्लोज अनदर 140 किलोमीटर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में ये 140 किलोमीटर कवर करती है एंड ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल। और फाइनली इसका जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है रिवर का? कि ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इन थ्योरी the river's course through undulating terrain is what tempts governments to extract as much benefit as possible for power projects. जो undulating terrain है, जो लैंड जो है, जो uneven है, जिसके थ्रू ये रिवर फ्लो करती है, यही चीज अट्रैक्ट करती है गवर्नमेंट्स को कि ये जो चीज है, ये जो लैंडस्केप है, ठीक है, जो रिवर का फ्लो है, इससे मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकें। किसके थ्रू? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू। थ्रू द डेकेड्स, ठीक है, इतने सालों में, कई सालों में, सेवरल कंपनीज हैव बिड फॉर प्रोजेक्ट्स
ऑक्शनड आउट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे कंपनीज ने बिड किया है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने प्रोजेक्ट्स ऑक्शन किया था, तो सेवरल कंपनीज ने ये अटेम्प्ट किया था कि हमें वो प्रोजेक्ट मिले, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बट द प्रोसेस हैज़ रियरली बिन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, लेकिन जो प्रोसेस है इनको बनाने का प्रोजेक्ट्स को हैज़ रेयरली बिन, अब यहाँ पे वर्ड्स का ये प्ले देखो, हैज़ रेयरली बिन मतलब रेयरली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ऑलमोस्ट नन, तो मतलब क्या है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेशन के बिना बन गया हो, मतलब कि हर बार मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस आई हैं प्रोजेक्ट में, इसीलिए लिखा गया हैज़ रेयरली बिन विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। It has been a complicated exercise in balancing the environmental risk. Complicated क्यों है? क्योंकि जब इनको बनाते हुए हमें ये भी देखना है कि कैसे हम मैनेज करें environmental risk जो आता है इन प्रोजेक्ट से, उनको भी लेके चलना होता है, उनको भी मैनेज करके चलना होता है। साथ ही costs of properly ensuring for those risk, जो रिस्क आ रहे हैं, ठीक है, उनको इंश्योर भी करना होता है कि उनको कैसे कॉम्पेंसेट करें, ठीक है। और पब्लिक परसेप्शन क्या है इन प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है, पब्लिक क्या सोच रही है, क्या किस तरह से देखती है इन प्रोजेक्ट्स का, बेनिफिट्स क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड एमिंग फॉर प्रॉफिट, और साथ में प्रॉफिट भी बनाना है। तो इन चीज़ों को फैक्टर इन करते हुए ये प्रोसेस जो है बनाने का, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन द केस ऑफ द टीस्टा 3 प्रोजेक्ट, जो टीस्टा 3 प्रोजेक्ट के अगर बारे में बात करें, रिपोर्ट्स हैव इमर्ज, रिपोर्ट सामने आए हैं दैट द डेवलपर, जो डेवलपर्स थे, इन ऑर्डर टू सेव ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट मतलब पैसे बचाने के लिए, बिल्ट अ कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम, उन्होंने एक कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम बना दिया, एज अपोज टू मतलब इन प्लेस ऑफ, एज अपोज टू मतलब कि बनाना क्या चाहिए था, कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम, बनाया क्या, कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने थे। वन रीजन वाई इट वॉज कंप्लीटली वॉश्ड ऑफ, और यही रीजन है, यही जो कॉन्क्रीट फेस्ड रॉक फिल डैम बनाया गया, यही रीजन है कि प्रोजेक्ट को बाढ़ बहा के लेके चली गई। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द रीजन, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स जो होते हैं, जो स्टडी होती है कि कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, इन पावर प्रोजेक्ट्स को लेके रीजन में, मस्ट गिव अ क्लियर एस्टिमेट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व, उनको देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्लियर एस्टिमेट, क्लियर मतलब कि उनको एक अच्छे से बताना चाहिए कि क्या है एक्चुअल कॉस्ट, कितना कॉस्ट है, कितने जो उसमें पैसे लगेंगे, कितना इन्वायरमेंटल लॉस होगा, उसको कॉम्पेंसेट करने में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, उसके बारे में क्लियर एस्टिमेट कितना लगेगा, क्या अमाउंट होगा, वो देना चाहिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स को। दिस विल नॉट ओनली बोल्स्टर पब्लिक फेथ इन दिस प्रोजेक्ट्स, इससे क्या होगा कि बोल्स्टर होगी मतलब स्ट्रांग होगी क्या, पब्लिक फेथ, पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है, भरोसा है इन प्रोजेक्ट्स पे, वो स्ट्रांग होगा इस चीज़ को करने से। बट ऑल्सो साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी होगा, मतलब इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा होगा। तो ये क्या है सोर्स, ये था आपका पूरा पैराग्राफ, ठीक है। अगर हम टोन की बात करें तो टोन आपका इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि अब जो ऑथर है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं रिलेटेड टू जो ये टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन है, उसके साथ जो उसको डैमेज पहुंचा है, किस वजह से पहुंचा है, साथ ही साथ वो एनालाइज भी कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है, कि रीज़न क्या है कि हो गया, वो डैमेज क्यों हुआ, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, कॉम्प्लिकेशंस किस चीज़ को लेके हुए हैं, ठीक है, और साथ ही क्या करना चाहिए। तो क्या है, इंफॉर्मेटिव प्लस एनालिटिकल। आज का जो आर्टिकल था कंपैरेटिवली, हमने जो कुछ आर्टिकल्स पहले किए हैं, स्पेशली जो कल किया था, उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी था, ठीक है, ऐसा कोई हिडन मीनिंग्स नहीं थे, कोई ऑथर लाइक इनडायरेक्टली कुछ कन्वे नहीं करना चाह रहे थे, कुछ वर्ड्स को लेके हमें उतना कनेक्शंस बिल्ड नहीं करना पड़ रहा था, सब कुछ क्लियर वे में दिया हुआ था। तो ये जो पैसेज है कंपैरेटिवली इजी हो गया था, ये आपको भी लगा होगा। तो देखो यही ब्यूटी है इन सेशंस की कि हम हर तरह के आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, हर तरह के स्ट्रक्चर वाले आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि जिसमें इजी वाले भी आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाले भी आते हैं, वैसे वाले आर्टिकल्स भी होते हैं जो छोटे होते हैं पर उनमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन इन्वॉल्व होता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है, वर्ड्स को समझना पड़ता है, उनके पीछे हिडन मीनिंग को समझना पड़ता है। तो क्योंकि एम अल्टीमेटली क्या है कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो सके, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वाइड रेंज ऑफ अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स एंड
लैंग्वेज वाले आर्टिकल्स ये रीड करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे, जिससे आपका ओवरऑल ग्रोथ हो, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को लेके। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो हमने जितने भी आर्टिकल्स किए हैं वो वैरिंग डिफ़िकल्टी लेवल्स के किए हैं। कुछ इजी थे, कुछ को आप मॉडरेट कहेंगे और कुछ को आप हार्ड कहेंगे, डिफ़िकल्ट वाले भी किए हैं हमने, ठीक है। तो ये इजी वाले में आता है। अब इस पे बेस्ड पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। According to the passage, what is the significant consequence of the October deluge from the South Lona Glacier? जो South Lona Glacier से जो deluge, जो flooding हुई थी, उसका consequence क्या था, उसका result क्या हुआ था, impact क्या हुआ था? तो देखते हैं पैसेज में हमें क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है अक्टूबर, ठीक है, वो हमें मिल गया, ठीक है, अक्टूबर हमें मिला, साथ ही हमें और क्या मिला, साउथ लोनाक। अब यहाँ पे डिल्यूज हुआ था, ठीक है। अब इसका क्या हुआ था कि इसने चुंगतंग डैम को बहा के लेके चला गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था टीस्टा 3 के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसका रिजल्ट क्या हुआ था वो यहाँ पे है, ठीक है। टीस्टा 3 प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसके डैम को बहा के लेके चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि सिर्फ 1/10 ऑफ पावर ही अवेलेबल है, ठीक है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, बट डैम को बहा के ले जाने के बाद क्या हुआ है कि ये नीचे डूब गया है पानी में, तो एक 1/10 पावर ही अवेलेबल है। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। द NHPC हैड टू शट डाउन ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन सिक्किम। NHPC को सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े। तो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, जो टीस्टा 3 पावर स्टेशन है उसको NHPC ऑपरेट नहीं करती है, तो NHPC तो इन्वॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि डैमेज किसको पहुंचा है, टीस्टा 3 को ही पहुंचा है और NHPC इन्वॉल्व ही नहीं थी, तो वो क्यों बंद करेगी, ठीक। और सेकेंडली कि पैसेज में ऑथर ने मेंशन भी नहीं किया है, ठीक है, मैसेज मेंशन ही नहीं किया, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसको एलिमिनेट करने का। इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द टीस्टा 5 हाइड्रो पावर स्टेशन। टीस्टा 5 को किया था या टीस्टा 3 को किया था, टीस्टा 3 को तो किया था, ठीक है। द टीस्टा 5 प्रोजेक्ट हैव आल्सो बीन मेड नॉट फंक्शनल सिंस द ग्लेशियर, ओके। हाँ, टीस्टा 5 को भी किया है पर उसको उसने नॉन फंक्शनल कर दिया है, ठीक है। नॉन फंक्शनल मतलब कि वो भी फंक्शन नहीं कर पा रही है, बट ये क्लियर नहीं है कि उसका स्टेट क्या है। ऊपर तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्रोजेक्ट है, जो डैम है, वो वैसा ही हो, बस उसमें कुछ मैल फंक्शनिंग हो गई हो पानी की वजह से, जिससे वो फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है। क्या पता वो अभी वो भी पानी के नीचे हो, ठीक है। बट ये कहना कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब कि उसको पूरा तबाह कर दिया, ये तो गलत होगा, तो गलत है। इट रिड्यूस द पावर आउटपुट ऑफ द टीस्टा 3 प्रोजेक्ट टू 1/10। हाँ, ये हो सकता है कि जिसने रिड्यूस कर दिया पावर आउटपुट, पहले जो 10 आ रहा था अब उसके कंपैरिजन में 1 आ रहा है। कहाँ पे, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल कैपेसिटी, जितना आ रहा था पहले उसका 1/10 ही अब आ रहा है। इट लेड टू अ टेम्पररी हाल्ट इन ऑल पावर जनरेशन अलॉन्ग द टीस्टा रिवर। पूरे टीस्टा रिवर पे जितने भी प्रोजेक्ट्स है उनको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, ऐसा तो ऑथर ने कहा ही नहीं है, ठीक है। इट कॉज द टीस्टा रिवर टू चेंज इट्स कोर्स। टीस्टा रिवर की कोर्स जो है, जो उसका रास्ता है वो चेंज हो गया, ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो आंसर क्या है हमारा, सी। Which of the following best describes the passage's stance on the environmental impact assessment of hydropower projects? Environmental impact assessments और hydropower projects का इस चीज को लेके क्या व्यू पॉइंट है पैसेज का, क्या एटीट्यूड है। तो क्या कहा था पैसेज ने इस चीज को लेके, यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनको क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को क्या करना चाहिए कि क्लियर एस्टिमेट देना चाहिए एक्चुअल कॉस्ट का जो इन्वॉल्व है हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में। अब इसी चीज को हमें देखना है यहाँ पे, तो कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि EIA मस्ट एक्यूरेटली एस्टिमेट द एक्चुअल इन्वायरमेंटल कॉस्ट, तो ये सही है। बाकी EIA अननेसेसरी या ओवरली एक्सपेंसिव है, ये तो पैसेज ना सजेस्ट कर रहा है ना उसने क्लियरली मेंशन किया है कि अननेसेसरी इनका ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा पैसा लगता है इनमें। फिर उनको सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे फोकस करना चाहिए, ये भी उसने नहीं कहा है। सिर्फ प्राइवेट कंपनी कंडक्ट करे EIA, ये भी नहीं कहा गया है, प्राइवेट कंपनी का तो मेंशन ही नहीं हुआ है दूर दूर तक पैसेज में। और इफेक्टिव एड्रेसिंग में ये भी नहीं कहा गया कि अगर इफेक्टिवली एड्रेस करते तो क्या कभी ऑथर ये बात करते कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो क्लियर एस्टिमेट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण पब्लिक फेथ नहीं हो पा रहा, तभी तो ऑथर ने कहा है कि देना चाहिए उनको,
ठीक है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि जो भी इफेक्टिवली वो एड्रेस कर रहे हैं सारे चैलेंजेस को। फिर व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अलोंग द टीस्टा रिवर, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है टीस्टा रिवर के पे, उसके बारे में क्या सजेस्ट कर रहे हैं, नंबर के बारे में, ठीक है। ऑल प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सारे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए सक्सेसफुली। अब याद करो, अगर हम पैसेज में जाएं वापस, तो वहां पे दिया गया था कि 47 में से सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स ही बने हैं और 16 के बारे में सोचा जा रहा है। तो इससे रिलेटेड ही आंसर हम करेंगे। सारे प्रपोज प्रोजेक्ट्स हो गए हैं? नहीं, सारे तो नहीं हुए हैं, गलत है। मेजॉरिटी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैव बीन अबैंडन ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अबैंडन यानी कि कैंसिल कर दिया गया है एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से। अब देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं बने हैं, बट वो नहीं बन पाए हैं कि कुछ रीज़न है कि उनको बन नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको अबैंडन ही कर दिया गया, मतलब डिसीजन ही ले लिया गया कि उनको बनाना ही नहीं है, ये तो क्लियर नहीं किया गया है पैसेज में। और वो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से ये कहना कि प्रोजेक्ट्स को बनाना का जो डिसीजन था उसको कैंसिल कर दिया गया है, ये तो स्कोप से ही बाहर चला गया पैसेज का, क्योंकि पैसेज सिर्फ इतना बता रहा है कि कितने बने हैं, कितने नहीं बने, कितने के बारे में सोचा जा रहा है। अब जो नहीं बने हैं उसका कोई रीज़न तो नहीं दिया पैसेज कि क्यों नहीं बने, क्या वो बन नहीं पा रहे हैं, क्या उनका बनाना ही कैंसिल कर दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनली प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। हाँ, इसके बारे में सोच सकते हैं कि 47 में से कितना बना है, 47 में से ओनली 5 बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ही है जो बने हैं अभी तक। ऑल एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आर नाउ नॉन फंक्शनल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखो, सारे प्रोजेक्ट्स नॉन फंक्शनल है ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 5 बन चुके हैं। पैसेज सिर्फ 2 की बात कर रहा है, टीस्टा 3 एंड टीस्टा 5, ठीक है, कि वो दोनों नॉन फंक्शनल हुए। सारे के सारे तो नहीं हो गए, तो नहीं कह रहा पैसेज, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट प्रोजेक्ट्स आर इन एडवांस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो एडवांस स्टेजेस में, मतलब कि फाइनल स्टेज में आ गए, मतलब लगभग बन के तैयार हो गए हैं, ये भी गलत है। तो यही आंसर है। तो यही था आज का पैसेज, ठीक है। आई होप कि आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। काफ़ी रिलेटिवली इजी पैसेज था आज का, क्वेश्चंस भी रिलेटिवली इजी थे इसके, इस पे मोस्टली डायरेक्ट थे। फिर भी जो वोकैबुलरी है वो इम्पॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है। ऐसे आर्टिकल्स आपको देखने को भी मिलते हैं एग्जाम्स में, इसलिए ये जो आज का सेशन है ये भी पुराने सेशंस की तरह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे तो उनको भी एक बार देख लेना, क्योंकि हर वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है अगर हमें अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है और इंग्लिश सेक्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि एग्जाम्स आ गए हैं। मॉक्स देते रहो, इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। तो आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे।